जब भी आप ट्रेनिंग करते हो ना तो आपको सबसे पहले सुनना है क्वेश्चंस को। जब भी आपके क्वेश्चंस पूछती है आपकी, जब जब यूजर को ट्रेनिंग देते हैं तो पूछते हैं क्वेश्चन। वो एक बार पूछेंगे, दो बार पूछेंगे, तीन बार भी पूछेंगे, कई बार वो मतलब होता है ना कि बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आपको है ना उसके लिए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। या तो आप उनको एक बार बताओ, दो बार बताओ, तीसरी बार, अगर दूसरी बार कोई भी चीज है ना, एक 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 सिस्टम है किसी भी चीज को अच्छे से डिलीवर करने का। कि अगर कोई एक चीज दूसरी बार करनी पड़े ना तो समझ जाओ कि वहां लूप से आप उसका एक सिस्टम बना के दे दो। करेक्ट। आपको किसी चीज को दूसरी बार अगर किसी को बताना पड़े ना तो उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के उसको दे दो कि सर ये डॉक्यूमेंट है। उनकी जो ट्रेनिंग शीट है ना उसमें डाल दिया कि आज ये पर्टिकुलर पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया था क्योंकि ये रिपीट हुआ था। रिपीट क्यों होता है? क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती उनको, सामने वाले को भी। और आपको मैं बता दूं, हमारा प्रोडक्ट किसी को भी पूरा नहीं आता, पता है ना। यस। सबको सब नहीं आता। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमें भी नहीं आता है तो हम क्या करें, पहले ट्रेन करना है अपने आप को, फिर ट्रेनिंग देनी है। क्लियर? सबसे पहले खुद क्लियर हो जाइए। जब भी आप ट्रेनिंग देने बैठते हैं ना तो सबसे पहले आपको क्या करना है ट्रेनिंग देने के टाइम पे, मेक श्योर कि आपने उसको थॉरोली टेस्ट टेस्ट कर लिया है, पूरा चेक कर लिया है। टेस्ट करने के बाद में उसको आपने चलाया, देखा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं समझ में आ रहा था, आपने अपने एक्सपर्ट से पूछा, अपनी टीम से पूछा कि ये कैसे होता है, एंड देन यू जस्ट गो फॉर द प्रेजेंटेशन। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप फ्रंट फेज है जब भी आप कस्टमर को प्रेजेंट करते हैं, जब आप कस्टमर को वो ईआरपी ट्रेनिंग के लिए बताते हैं, आप ट्रेन करते हैं उनको। करेक्ट। तो यस। ट्रेनर जो होता है ना वो बहुत होशियार होना चाहिए, उसको उसके पर्टिकुलर पोर्शन का सारा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपकी स्क्रीन पे अगर कोई क्लैरिटी नहीं है ना, आई रिक्वेस्ट डोंट गो फॉर ट्रेनिंग। क्योंकि सामने से जब भी क्वेश्चन आते हैं, अगर उसमें आपने 90% आंसर नहीं किए, दैट मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। आपके 10%, 5% केसेस में ऐसा होगा कि मुझे भी नहीं पता, मैंने कहा कि चलो ये ऐसे नहीं ऐसे कर दो, ऐसे नहीं ऐसे कर दो। करेक्ट। बाद में डिस्कशन करना है। अगर कोई चीज आपको नहीं पता है तो आपको कैसे क्या करना है, सबसे पहले सुनना है, समझना है, उसके बाद में रिस्पॉन्ड करना है कि सर मैं है ना एक बार चेक करके बताता हूँ, बताती हूँ। एक बार मैं खुद वैलिडेट कर लूँ इस चीज को, क्योंकि ये एक नया यूनिक केस है आपने बताया। कई लोग उस पे भी ऑब्जेक्शन करेंगे कि क्या आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर ऐसा नहीं करते? करते हैं सर। एग्जिस्टिंग कस्टमर करते हैं, मैंने सोल्यूशन दिया था, पर मैं एक बार आपके लिए भी देख लूं उसके बाद में बताऊंगा। क्लियर? तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का तरीका है ना वो चेंज करना पड़ेगा। आपको पोलाइट रहना पड़ेगा। आपको 10 बार चीजें जब पूछी जाएगी तो आपको गुस्सा आएगा, ठीक है, पर आपको शांत रह के रिप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि ये बिहेवियर जो है ना, ये बिहेवियर ही इंश्योर करता है कि हम कैसे हैं। आपको बता दूं कि हमारे से भी सस्ते प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ मार्केट, मतलब होता है ना मार्केट में सेलिंग पर्पज से आते हैं। अपने अपने से भी मतलब होता है ना कि कम कॉस्ट में, कम फीचर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ऐसे, वो क्लेम करता है कि देखो यार ये तो महंगा बेच के सिर्फ पैसा लेके निकल जाएंगे ये वो। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी विन है ना हमारे कंपनी की, वो है ट्रेनिंग, आफ्टर आफ्टर सेल सपोर्ट। कि आपने दे दिया और उसके बाद का जो देते हैं ना हम लोग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। परफेक्ट। पेपर मास्टर हमारा हो गया, रील मास्टर भी हमारा हो गया, राइट। एक रोल मास्टर बताता हूं मैं। रोल मास्टर भी रोल फॉर्म में है। अच्छा, यहां पे सबसे पहले है आइटम टाइप। आइटम टाइप का मतलब है कि वेदर इट इज अ पेपर रोल और फिल्म रोल। अब यहाँ है ना जो इम्प्लीमेंटेशन करती है ना टीम, यहाँ देखो एक एक बहुत बड़ा गैप है। कि जब भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना कोई भी डेटा, ये इम्प्लीमेंटेशन टीम है ना, बहुत ध्यान से सुनना। अपन जब भी डेटा इंपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले डेटा एक्सेल में लेते हैं, करेक्ट। एक्सेल में लेने के बाद में हमारे टेक्निकल पर्सन को देते हैं, टेक्निकल पर्सन उसको इंपोर्ट करता है। आपका काम सबसे पहले ये होगा कि जैसी हमारी ईआरपी की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप सारे एक्सेल को खुद से पहले प्रिपेयर करोगे।
वैलिडेट करोगे उनके कॉलम्स को, और उसके बाद में हमारी टीम को दोगे। क्लियर हुआ आपको? तो सबसे यस। पहले आइटम टाइप, आइटम का मतलब है कि हमारे पास में वो पेपर है या फिल्म है। आपको पता है दो तरीके के रोल होते हैं, पेपर रोल और फिल्म रोल। क्या डिफरेंस है इसमें? एक पेपर रोल है और एक फिल्म रोल है। क्या डिफरेंस है इसमें? ललिता मैडम, आप बताइए एक बार। पेपर रोल पेपर का होता है, और फिल्म रोल जो ट्रांसपेरेंट की फिल्म आती है ना, उसका कोई से फिल्म भी रोल फिल्म होता होती है तो वो प्लास्टिक की जो है। फिल्म रहती है वो किसी प्लास्टिक किसी की भी हो सकती है। तो फिल्म जो रहती है ना, पन्नी, जिसको हम लोग हमारे पन्नी इंदौर में बोलते हैं पन्नी, पन्नी बोलते हैं ना, तो वो होता है। पेपर मतलब पेपर का बना हुआ है। पेपर। ठीक है। तो जब भी रोल होते हैं, स्पेशली जब हम ग्रेवियर या इसकी बात करते हैं, सॉरी इसकी फ्लेक्सो की, तो यहाँ पे दो तरीके के सबस्ट्रेट को प्रिंट कर सकता है। अब यहाँ है ना एक चीज समझने वाली है कि आपकी जो मशीनरीज होती है प्रिंटिंग के लिए, तो उसका खुद का भी एक क्राइटेरिया होता है कि वो क्या प्रिंट कर सकता है। ओके। देखो, कुछ जुगाड़ करके कुछ भी प्रिंट कर लिया, दैट इज ऑल डिफरेंट, पर उसके लिए वो आइडियल किस किस चीज के लिए प्रिंटिंग के लिए बनी हुई है। जैसे हमारी ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन होती है तो वो पेपर प्रिंटिंग के लिए आइडियल है। करेक्ट। वो शीट पैड हो सकता है, वेब हो सकता है, डिजिटल जो है वो भी आइडियल रहती है। डिजिटल दोनों तरीके की आजकल आने लग गई है, आपकी शीट फॉर्म प्रिंटिंग के लिए भी और फिल्म के रोल फॉर्म, फिल्म पेपर, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है। तो आपकी मशीन की प्रॉपर्टी, मशीन कैसा बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड होता है कि इस पे क्या प्रिंट किया जा सकता है और किस फॉर्म में किया जा सकता है, कि वो रोल फॉर्म में होगा या शीट फॉर्म में होगा। ठीक है। तो कोई भी चीज दो काम पैरेलल नहीं करेगी कि रोल फॉर्म में भी कर ले शीट में भी कर ले। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, या तो वो शीट में करेगा या रील में करेगा, रोल में करेगा। ठीक है। सप्लायर आइटम कोड है यहाँ पे। जैसे मैंने कल बताया था, सप्लायर आइटम कोड का मतलब है कि इस पर्टिकुलर आइटम का सप्लायर प्रोवाइडेड कोड भी होता है। तो जैसे मैंने कल बताया था कि जब भी आप उसको परचेज करोगे तो हो सकता है वो आपके पूरे प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन से नहीं समझे। वो किस चीज से समझेंगे? उस पर्टिकुलर कोड से, कि ये कोड मुझे इतना भेज देना। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्वालिटी है जो क्लियर है, रोल का विड्थ आपको क्लियर है। रोल के विड्थ को और किस इंडियन पर्टिकुलर नेम से लोग मोस्टली समझते हैं? इंडियन प्रिंटर्स मोस्टली किस नेम से समझते हैं विड्थ को? तरुण। विड्थ की मतलब रोल की चौड़ाई सर। चौड़ाई तो है, एक और कल वर्ड बताया था मैंने। ठीक है बनवारी। हेलो। रोल के विड्थ को और किस पर्टिकुलर नाम से भी बोलते हैं लोग, प्रिंटर्स? यस सर, याद है मेरे को। बोलिए एकल। बोलिए। डेकल। ठीक है। तो कई लोग उसको डेकल भी बोलते हैं विड्थ को। एनीवेज, या मैन्युफैक्चरर है। अब ये जो है ना, ये तीन चीजें बहुत समझने वाली है, फेस जीएसएम, रिलीज जीएसएम और एडेसिव जीएसएम। अपने में से अ, दो तरुण है, दूसरे तरुण, यस सर। आप बताइए ये तीनों में फर्क क्या है? फेस जीएसएम, रिलीज जीएसएम और एडेसिव जीएसएम। सर ये और ये तीनों किस जो तरीके के? है। सो देर आर टू क्वेश्चंस। पहला, ये तीनों क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन है कि किस तरीके के मटेरियल के लिए ये यूज होता है। जीएसएम की अपन बात कर रहे हैं, जो सबसे पहले आता है फेस जीएसएम। तो एक इसके टॉप सरफेस पे जिसको बोलते हैं पेपर का टॉप सरफेस, जो फेस एरिया है, हम्म। उसको अपन फेस जीएसएम बोलेंगे। हम्म। ये मल्टी लेयर में अपने पेपर के बोर्ड पे ऊपर की सतह पे जो लगता है, उससे अपन बोलते हैं हम्म। फेस जीएसएम। हम्म। तो ये हो गया अपना। और एक रिलीज जीएसएम होता है, जो हम्म। रिलीजिएशन अपना जो बीच बीच की सतह में जो लगता है, जैसे हम्म। लाइनर जिसको बोलेंगे, नीचे की परत जो है उसको बोलेंगे रिलीजिएशन। हम्म। ठीक है। एडहेजिएशन रिलीजिएशन से हो गया। एक और अपना एडेसिव है, जो उसको टेस्ट के फॉर्म में जो जीएसएम, सॉरी, जीएसएम जो लगेगा वो उसको बोलेंगे एडेसिव। हम्म। ठीक है, और कोई सही से एलिबरेट कर सकता है? मैं बताता हूँ। हाँ रितेश, आप बताओ।
क्या होता है जब जैसे अपन अपन ने जीएसएम की चेकिंग समझी ना कि हम सबसे पहले आप है ना रितेश, आपने क्वेश्चन दोनों समझे नहीं। मेरा कहना है कि पहला है किस तरीके के मटेरियल के लिए ये होता है, और तीन जीएसएम क्या क्या होता है। तो ये बेसिकली रोल वाले फॉर्म में होता है, जो रोल आते हैं ना अपने पेपर रोल, उसमें यूजली होता है पेपर रोल के अंदर। पेपर रोल में ही अधिकतर जब चेकिंग करते हैं ना, क्वालिटी क्वालिटी चेक होती है उसकी, तो जब पर्टिकुलर एक एरिया से रोल को बीच में से काटते हैं और उसको केमिकल में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है। तो जैसे केमिकल में उसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो उसकी परत तीन तरीके से अलग अलग होती है, मतलब तीन पार्ट्स में वो हो जाता है। और ऊपर वाला जो होता है ना, उसको जब निकालते हैं तो फेस जीएसएम बोलते हैं उसको। उसका वेट अलग होता है। और फिर जहाँ पे वो अडेसिव चिपक रहा है उसको बोलते हैं रिलीज पेपर। जो वो निकल रहा है उसको रिलीज बोलते हैं। और जिसपे वो पूरा गम लगा होता है, गमिंग पार्ट, जैसे हम स्टिकर देखते हैं, स्टिकर शीट होती है हमारी, स्टिकर शीट किसी ने देखी हो। तो जो उसको गमिंग दे रहा है वो होता है उसका अडेसिव पार्ट। तो तीनों पार्ट्स को अलग अलग निकाल के उसका अलग अलग वेट करते हैं। थोड़ी फिर क्लैरिटी की जरूरत है रितेश अपने को भी। एनीवेज, और कोई है? थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करूँ। बिल्कुल। एक्चुअली फेस और रिलीज और एडिसिव जीएसएम के बारे में मैं बता देता हूँ। ठीक है। बचपन में हमने सर एक स्टिकर आते थे जो और उस पे चिपकाते थे। बिल्कुल। मार्केट से हमने खरीदे भी होंगे बचपन हम्म। में। उस टाइम से स्टिकर लेके आते थे मार्केट से, जो क्या करते थे, कॉफी नाम लिखने के लिए उसको एक स्टिकर शीट आती थी। ठीक है। हम्म। तो क्या करते थे हम, टॉप का जो रहता था, जो प्रिंट रहता था, उसको निकाल के हम किसी ना किसी चीज पे चिपकाते चिपका थे। देते थे। करेक्ट। हम्म। करेक्ट। उसी को हम फेस जीएसएम बोलते हैं। रोल में भी उसी को फेस जीएसएम बोलेंगे, जो प्रिंट होने वाला है। ठीक है। ठीक है। ऊपर की सबसे टॉप की परत होती है। ठीक है। हम्म। उसके बाद में एक और मतलब पेपर, जो रोल बनता है दो पेपर से मिलकर बनता है। उसका जो सेकंड पेपर होता है वो लास्ट वाला पेपर होता है, बॉटम वाला, जिसको हम क्या करते थे, स्टिकर को निकालने के बाद में जो बचता था पेपर उसको हम फेंक देते थे। ठीक है। हम्म। उसी को हम बोलते हैं रिलीज जीएसएम, मतलब रिलीज पेपर। हम्म। ठीक है। और दोनों को एक दूसरे को चिपकाने के लिए जो बीच में उसमें से जो थोड़ा बहुत ग्लू लगा होता है, जो हम्म। दोनों को एक दूसरे को चिपका के रखता है, उसको हम बोलते हैं एडेसिव। एडेसिव का भी एक जीएसएम होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को चिपकाने के लिए बीच में एक लहर बनाता है। तो उसका भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जीएसएम होता है। वो कुछ ना कुछ मतलब 10 जीएसएम या 12 या 20 जीएसएम तक का हो सकता है वो। हम्म। इस टाइप से वो तीन मतलब दो पेपर को मिलकर और बीच में ग्लू, ऐसा स्टिकर बनता है, उसको मतलब तीन परत बोल सकते हैं उसको। हम्म। ठीक है। बिल्कुल ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक था। आपने सो विष्णु ने जो बताया ना, अगर आप ठीक से उसको समझे हैं तो आपने देखा होगा हम स्कूल की जो नोटबुक्स वगैरह लाते थे ना, तो उसके ऊपर एक स्टिकर लगाते थे। करेक्ट। तो स्टिकर को इमेजिन कीजिए दिमाग में। अब आप समझिए, सबसे पहले मैं ऊपर का वो लेयर निकालता था, तो वो हो गया फेस। सबसे टॉप पे जो होता है ना उसको बोलते हैं फेस। फेस मटेरियल या फेस पेपर। अब जब वो जाके चिपकता है किसी के ऊपर, जाके कोई चिपकाने के लिए होगा, वो होता ना, तो उसके पीछे जो ग्लू लगता है ना, दैट इज कॉल्ड एडेसिव। करेक्ट। तो वो दूसरी चीज हो गई, और तीसरा रहता है सबसे आखिरी में, उस ग्लू को प्रोटेक्ट करने के लिए। अदरवाइज क्या होगा, मैंने ग्लू लगा दिया और डायरेक्ट कहीं दे दिया तो वो तो चिपकेगा पीछे। तो उस ग्लू किसी पे चिपके नहीं, तो इसके लिए पीछे एक और कवरिंग मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं रिलीज। तो हम जो नॉर्मल पेपर खरीदते हैं, पेपर एंड बोर्ड, वो तो सिंगल होता है, उसमें कुछ चिपकने जैसा है नहीं, तो उसको एक ही ले लिया हमने। लेकिन जो स्टिकर शीट होती है जिसमें ग्लू का यूज होता है चिपकाने के लिए, तो उसमें ये तीन तरीके का मटेरियल होता है। ओके। तो उसमें फेस का एक जीएसएम अलग होता है, एडेसिव का अलग होता है, और जो रिलीज पेपर होता है उसका अलग होता है। क्लियर हुआ आपको? अब इसको नापने के लिए यूजुअली क्या टेक्निक्स यूज करते हैं, वो रितेश ने बताई थी। टेक्निक ये रहती है कि यूजुअली ऐसे तो कैसे पता चलेगा कि इसमें किसका कितना है। तो वो क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर मटेरियल को किसी में डिप करके, केमिकल होता है उसमें डिप करके रखते हैं, तो उससे क्या होता है, सबसे पहले वो क्या करेंगे, 10 बाय 10, 5 बाय 5 या 10 बाय 10, 10 जो सरकमफेरेंस में वो काट के, ठीक है, सर्कल में काट के उसका जीएसएम टोटल लेते हैं। ठीक है। आर यू विद मी ऑल? कृतिका, आप यस सर। बताइए कि जो जीएसएम चेक करते हैं तो उसमें कितने बाय कितने सेंटीमीटर के टुकड़े काट सकते हैं हम लोग। तीन तरीके बताए थे कल अपन ने, वो बताइए क्या क्या थे। सब 1 स्क्वायर मीटर के टुकड़े को काट के उसका जीएसएम स्क्वायर निकालते मीटर हैं। नहीं था।
मैंने हिंट, मीटर तो था ही नहीं, मैंने अभी खुद के क्वेश्चन में ही पूछ लिया था कि वो किस यूनिट में मेजर होगा। पारिशिक पाटीदार, यस सर। बताइए तीन तीन टुकड़े क्या साइज के काट सकते हैं हम लोग, और किस शेप में होते हैं वो? सर ये सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर कितने बाय कितने का काटेंगे? सर जैसे 10 मेरे पास सेंटीमीटर में वो टूल है ही नहीं 10 जिससे टू कि 10। मैं नाप के काट लूं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट बोल दिया जाए कि स्क्वायर एरिया में आप इसको काट लीजिए, तो आप कितने बाय कितने, आप एक तो क्या बताया? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक और होता है, उसका क्या है? सर लेंथ बतानी। नहीं नहीं, एक तो 10 बाय 10 काटते हैं, और एक और होता है जो ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, बट जस्ट बिकॉज कि अगर कोई मटेरियल छोटा ही है तो उसको फिर कैसे नापेंगे जीएसएम, तो वो भी यूज होता है। सर एक 50 बाय 50 का भी ले सकते हैं। 5 बाय 5 का होता है वो, 50 नहीं है। ओके। तो दो है, 10 बाय 10 एंड 5 बाय 5। 10 बाय 10, 10 जो है राउंड में भी काट सकते हैं, स्क्वायर में भी काट सकते हैं, 5 बाय 5 का भी रहता है इसमें, ठीक है। तो यस सर। तो ये क्या करते हैं कि वो जो स्टिकर शीट रहती है उसको एक केमिकल में डिप करते हैं, उससे क्या होता है कि बीच का जो ग्लू रहता है ना वो पूरा रिलीज हो जाता है, निकल जाता है उस पर्टिकुलर मटेरियल से। फिर उसके बाद में ग्लू निकल गया तो क्या बचा हमारे पास में? जो फेस और टेन एंड रिलीज, रिलीज। फेस और रिलीज जीएसएम। दो दो बच गए। तो उन दोनों का फिर अलग अलग से वापस से काट के वो नापते हैं, तो फेस का अलग मिल गया, रिलीज का अलग मिल गया। दोनों को अगर मैंने पहले जो टुकड़ा काटा था बिना कुछ एक्टिविटी किए उससे माइनस कर दिया, तो मेरा ग्लू का है वो जीएसएम आ गया। करेक्ट? करेक्ट। क्लियर? विक्रम सर, हेलो। हम्म। मेरे को एक जीएसएम में थोड़ा सा डाउट था कि जैसे हम्म। एक 5 बाय 5 का रहता है, 10 बाय 10 का होता है। हम्म। तो मान लीजिए मैंने 10 बाय 10 का स्क्वायर इनका काटने के बाद में उसका वेट किया, तो जो भी आया उसका जीएसएम है। ठीक हम्म। है। अगर मैंने 5 बाय 5 का काटने के बाद उसका जो वैल्यू किया, हम्म। मान लीजिए वो 50 आया, तो क्या उसको इंटू 2 करना होता है कि नहीं करना होता? क्योंकि उधर मैंने 10 बाय 10 का काटा था, उसका डायरेक्टली वेट कर उसका लिया। डबल डबल मतलब किया जाता है वो। ओके ठीक है, वही हाँ। पूछ रहा। थोड़ा डाउट था मेरे को कि इंटू 2 करना पड़ेगा क्या वैल्यू को, क्योंकि वो छोटा काटा ना आधा टुकड़ा, इसलिए। देखो वो छोटा इसलिए यूज होता है कि जैसे आपके पास में कोई एक मोनोकाटन आ गया, अब उसका जीएसएम पता करना है क्या जीएसएम होगा, तो फिर क्या करेंगे, इतना बड़ा 10 बाय 10 का तो वो तो होगा नहीं, तो क्या करते हैं छोटा टुकड़ा काट लेते हैं उसमें से। ठीक है। ठीक है। आपको है ना जीएसएम, आप है ना चैट जीपीटी करना, आपको है ना वहां पे एक और कैलकुलेशन मिलेगी कि जीएसएम कैलकुलेट होता कैसे है। ठीक है। आपको वहां से वो पूरा मटेरियल मिल जाएगा उसका। ठीक है सर। ठीक है, डन। मेरी नॉलेज में जितना है उसको डबल करना पड़ता है, बट अगेन यू कैन रीकन्फर्म, ठीक है, कि उसको डबल करते हैं कि नहीं। उसका पूरा कैलकुलेशन है ना वो आपको मिल जाएगा चैट जीपीटी पे, और एल्स विल कंफर्म एट द एंड ऑफ दिस मीटिंग। ठीक है। तो ये आपको जो फेस रिलीज और इसका जीएसएम का पता चल गया, एडहेसिव का। यस सर। ठीक है। एक रहता है यहाँ पे कैलिपर, कल मैंने ना माइक्रोन और उसके लिए रिगार्डिंग बात करी थी, तो हम इस पे बात करेंगे। एक रहता है थिकनेस, माइक्रोन और डेंसिटी। ठीक है। तो माइक्रोन जो होता है ना, थिकनेस कैलकुलेट करने के लिए ये एक जो पर्टिकुलर टूल है ना ये यूज होता है, ये वाला। ये आजकल डिजिटल भी आने लगे हैं। तो उसके क्या होता है, इसके बीच में जो है ना वो पेपर रख के फिर उसको वो छोड़ा जाता है यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ वैल्यू दे देता है, इस ये जो रहता है ना इसके बीच में आपको वो पेपर फंसाना है, और उसके बाद में ये बता देता है कि इसका कैलिपर कितना है, थिकनेस कितनी है। ओके। यस सर। यस सर। तो ये इससे आपको ये समझ में आ जाता है कि आपका पेपर का थिकनेस क्या है। एक रहता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है कि वो कितना डेंस है, कितने एरिया में फैला फैला हुआ है। डेंसिटी को ज्यादा डीप मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़ी और क्लैरिटी लेनी पड़ेगी टू क्लियर दैट। ठीक है। तो ये डेंसिटी एक अपने उसमें रहता है। ठीक है। जब भी जीएसएम कैलकुलेट होता है हमारे यहाँ पे, तो दो तरीके से कैलकुलेट होगा। या तो इन तीनों का टोटल होगा, फेस जीएसएम, रिलीज जीएसएम और एडेसिव से। ओके। या फिर वो दोनों का टोटल होगा माइक्रोन और डेंसिटी से। ठीक है। जीएसएम इस तरीके से कैलकुलेट होता है।
उसके बाद में यहाँ परचेज यूनिट है, परचेज रेट है, रीऑर्डर क्वांटिटी, सेल्फ लाइफ, ये सब आपको ऑलरेडी पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर मीटर और केजी में है। स्क्वायर मीटर मतलब मीटर बाय मीटर का एरिया, केजी मतलब टोटल वेट में, और एमटीआर मतलब मीटर है, रनिंग मीटर जो होता है ना स्ट्रेट, उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, क्लियर हुआ ये भी आपको? पूरा स्क्रीन शेयर है मेरी? यस सर। डन। आपका एक सवाल था कि वो क्या डबल करना पड़ता है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, मैं एक चीज बताना रह गया आपको, पहले वो बता देता हूँ कि कैसे होता है वो, उसके बाद में आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये इमेज देख लिया आपने, मैंने बताई थी ये आपको, ये देखिए। तो ये फेस जो है वो ऊपर वाला एडेसिव उसके पीछे जो लगता है, और ये रिलीज पेपर होता है। करेक्ट। हम जो गम शीट वगैरह लाते हैं घर पे, जो स्टिकर शीट खरीदते हैं, तो ऐसी होती है वो, बराबर। देखो, उसको डबल करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जो टुकड़ा रहता है ना उसका टोटल वेट निकालने के लिए ही होता है वो, तो उसको डबल करने की जरूरत नहीं रहती। उसका एक फॉर्मूला रहता है, उसको एग्जीक्यूट करने से आपका टोटल आपको समझ में आ जाता है। पर आजकल वो फॉर्मूला की जरूरत नहीं रहती। आप वो 5/5 का भी काट के अगर उस पर लगाओगे ना, तो इट विल गिव यू द वेट। ठीक है। यस सर। एक रहता है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब आप डेंस सी चीज समझते हैं, वो कितना मतलब होता है ना, इसकी इसकी मैन्युफैक्चरिंग में वो कितना डेंस है, कितना मतलब होता है ना कि मोटा है, एक तरह से इस तरीके से समझिए आप, है ना। डेंसिटी को थोड़ा सा क्या है कि वो साइंस पे लेके कनेक्ट कर रहा है, बट डेंसिटी मतलब कि वो कितना डेंस है, कितना गाढ़ा या मोटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको डेंसिटी बोलता है। तो जो फिल्म होती है ना, मैंने एक स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ, फिल्म का एक फिक्स डेंसिटी फिक्स होता है, कि ये जो हमारी फिल्म खरीदते हैं ना, तो उसमें डेंसिटी फिक्स रहेगा उसके पर्टिकुलर नेचर ऑफ फिल्म के हिसाब से। जैसे पैट फिल्म होती है तो उसका डेंसिटी 1.4 होता है, वो फिक्स है। ठीक है। मैट पैट होता है तो वो फिक्स है। मैट पैट जो होता है उसका 1.4 है। बीओपीपी का 0.905 होता है। विष्णु, इफ यू रिमेंबर, हम जो लेमिनेशन कैलकुलेट करते हैं वहां डेंसिटी डालते हैं 0.91, करेक्ट। आइडियली सर वो वही नेक्स्ट टू है। 5 राउंड होता है, जबकि वो होता है 0.905। अब चूंकि क्या 2 यूनिट में कैलकुलेशन होती है, तो उसको सीधा 91 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो मैट बीओपीपी रहता है, मैटी बीओपीपी रहता है, पोलराइज्ड रहता है, फॉइल रहती है, एलडी है, तो ये जितने टाइप के मटेरियल्स होते हैं अलग अलग प्रॉपर्टी के, तो उसकी डेंसिटी फिक्स होती है, वो और बदलती माइक्रोन, नहीं है। अगर जो माइक्रोन से, माइक्रोन है वो बदलते रहेंगे। माइक्रोन मतलब कि वो कितना मोटा बना है, दैट इज ऑल डिफरेंट। तो जितना मोटा बनेगा उतना जीएसएम उसका बढ़ जाएगा। जीएसएम मतलब डेंसिटी, वेट बढ़ जाएगा उसका। डेंसिटी फिक्स होती है। माइक्रोन जो है वो उसके थिकनेस पे डिपेंड करता है उसके। ठीक है ना। तो ये भी है ना, एक बहुत अच्छा है चीज जो हम लोग हमारे ईआरपी में स्टोर करके रख सकते हैं, कि अगर आपकी पेट फिल्म है, मेट पेट है, ये सब तरीके के फॉर्मूला सेट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट हम लोग, विष्णु, है ना। ताकि आपको जब भी कहीं पे भी ईआरपी इंप्लीमेंट करना है, वहां पे एटलीस्ट मटेरियल कैलकुलेशन के लिए तो पहले से प्रीसेट है। करेक्ट। कि आपने एक 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 ग्रुप बना दिए, पैट मेट पैट मेट, मेटिक पैट बीओपीपी, मेट बीओपीपी, इस तरीके सबका बना के छोड़ दिया। अब जिस पर्टिकुलर ग्रुप में उनकी वो आती है, क्या बोलते हैं, फिल्म एंड ऑल, उसके अंडर में डाल दो, उसका फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। तो आपको अभी तक जो मास्टर्स बताए वो क्लियर हो गए। क्योंकि है ना, आप जब भी कैलकुलेशन या आप जब भी ईआरपी के फंक्शनल पार्ट को समझेंगे ना, तो वहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज कैसे कैलकुलेट होती है, ये इसका मतलब क्या है, क्या पर्पस है, एंड एवरीथिंग। ओके। और जो यस। रहते हैं इसमें वो है लेमिनेशन फिल्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक। वार्निशन कोटिंग, अब थोड़ा सा क्विकली मैं बता दूंगा सारी चीजें। टाइप, यहाँ पे आपका टाइप किस किस टाइप का ये है, बीओपीपी ग्लॉस है, यहाँ आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है। टाइप का मतलब है कि वो ग्लॉस जैसे हमने यहाँ दिखे थे ना ये वाले, तो ये पैट फिल्म है, मैट पैट है, या किस तरीके का, किस नेचर का वो फिल्म है, वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। ग्रुप यहाँ डाल सकते हैं कि वो ग्लॉस है या मैट है, मैंने दोनों सेम रखे, मेरा डमी डेटा था इसलिए। सप्लायर का रेफरेंस कोड यहाँ पे है, तो मैडम
हमारे है ना मास्टर्स में जो पेपर में सप्लायर रेफरेंस था ना ललिता मैडम, तो सप्लायर रेफरेंस कोड ही है एक तरह से, और सप्लायर का लिंकिंग नहीं होता। साइज जो है ये साइज है, थिकनेस यहाँ पे भी आ गया, डेंसिटी यहाँ पे भी आ गई, सप्लायर रेफरेंस अगेन, अच्छा यहाँ सप्लायर है सॉरी, और यहाँ सप्लायर रेफरेंस है। तो बहुत सारे कॉलम है ना, वो किसी और पर्पज से डाले हुए होंगे, तो कुछ कॉलम नहीं काम के हैं तो वो नहीं रखने हैं। परचेज यूनिट यहाँ पे भी है, परचेज रेट है, रीऑर्डर, सेल्फ लाइफ, बाकी की सारी चीजें सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, HSN एंड ऑल। एक्टिव डीएक्टिव से आपको पता चल गया कि अगर वो मटेरियल काम में आ रहा है तो रखिए, नहीं आ रहा है तो उसको डीएक्टिव मतलब होता ना डीएक्टिव कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपके फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स में कहीं पे भी दिखेगा नहीं, आपके कहीं पे भी इसका मतलब दिखेगा नहीं, आप जब भी इसको एग्जीक्यूट करोगे तो, यूज करोगे तो। फिर आपका वार्निश एंड कोटिंग्स है। वार्निश क्या होता है? जूम भी वार्निश बंद कर, मेरा जूम वार्निश देख के एक नहीं रहा, सॉरी। केमिकल है सर, जो कोटिंग में काम आता है। हम्म। कोटिंग मतलब जो भी प्रिंटिंग के साथ या प्रिंटिंग के बाद में कुछ कोटिंग करना होता है शीट के हम्म। ऊपर, तो उसके अलग अलग टाइप के वो आते हैं, वार्निश भी आते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के केमिकल्स आते हैं, तो उसी का एक नाम है वार्निश। हम्म। तो जैसे वार्निश क्यों यूज करते हैं हम लोग, आपको वो पता है? अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन टीम है उसमें से वार्निश क्या होता है? वार्निश जो है वो बेसिकली मॉइस्चर को कोटिंग रिप्रेजेंट मटेरियल करता होता है। ठीक है, जी। प्रिंट किया उसके बाद में उसको कोटिंग मतलब करते हैं। जैसे मैंने बोला था ना पेपर की कोटिंग, तो वो भी एक तरीके का कोई केमिकल होता है बेसिकली, उससे पेपर के ऊपर कोटिंग की जाती है। क्यों करते हैं कोटिंग? धूल वूल से मिट्टी से भी जान बचाने के लिए उसको ठीक है, पानी एक तो लगाते उस हैं। पर्टिकुलर जो अंदर का जो है ना जो प्रिंटिंग मटेरियल एंड ऑल, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोटिंग क्यों करते हैं हम लोग? प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा, लुक एंड फील बढ़ाने के लिए उसका। करेक्ट, अगर आप ग्लॉस कोट करोगे, प्रिंट कर लिया, अगर पेपर अगर ज्यादा ग्लॉसी नहीं था, क्योंकि पेपर में भी ऐसा है ना कि कुछ पेपर जो होता है इंक इतनी एब्जॉर्ब कर लेता है कि वो फिर दिखने में इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, तो वो क्या करते हैं कि उस पे कोटिंग कर देते हैं ग्लॉस वाली, तो उससे क्या होगा, तो वो थोड़ा और शाइनी हो जाता है। ठीक है। लेमिनेशन क्यों करते हैं? सेम रीजन है, प्रोटेक्ट करने के लिए जो अंदर की प्रिंटिंग है कि वो खराब नहीं होगी, और दूसरा है उसका लुक एंड फील बढ़ाने के लिए, अलग अलग हो सकता है। ठीक है। तो कोटिंग जो होती है, एक कोटिंग होती है सिंगल पर्टिकुलर मटेरियल से, और एक होती है डबल मटेरियल से, उसको बोलते हैं ड्रीप ऑफ। अपने में से कोई बता सकता है कि ड्रीप ऑफ क्या होता है? वार्निशेस जो होते हैं सब वार्निश ही है, पर अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। एक हमने नाम सुना होगा हमारी इंडस्ट्री में, ड्रीप ऑफ करके, ड्रीप ऑफ। वायरట్లో पंटांगला ड्रिप ऑफ क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। तो ये दो कोटिंग के कॉम्बिनेशन से बनता है ये। नहीं, ड्रिप ऑफ क्या होता है? सर डिपोफ एक प्रकार का कोटिंग ही है जो कि हम्म। फिल देने के लिए यूज में आता है। लुक एंड फील इसका जो प्रोटेक्शन, सब बात काम सबका एक ही है, बट होता क्या है, कैसा कैसा, आप कोई कोई एग्जांपल, कोई कॉन्टेस्ट बता सकती है कि ऐसे दिखता है सर हमें? दाने दाने जैसा रहता है ना, डॉट डॉट क्या आपने कई दाने बार दाने है ना, जैसा। आपने कई बार कुछ चॉकलेट्स खरीदी हो, कोई स्वीट्स खरीदा हो, तो आपका जो बॉक्स रहता है ना उसके ऊपर जब आप ऐसे रब करते हैं ना तो थोड़े दाने जैसा फील होता है ना? दाने। सब कोरिलेट कर पा रहे होंगे। हम्म। करेक्ट। ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? इस स्क्रीन पे अगर आप ठीक से देखे होंगे तो इस पर्टिकुलर शीट पे ये दाने दाने जैसा पूरा टेक्सचर है, इसको बोलते हैं ड्रिप ऑफ। और जो ड्रिप ऑफ होता है ना वो बेसिकली होता है केमिकल रिएक्शन ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स। जो वार्निशेस होती है ना, वो कोटिंग, या तो वो ग्लॉ ये होता है ना एक्वॉस वार्निश होगा या यूवी होगा, है वो भी वार्निश ही। ठीक है, लेकिन दोनों का जो प्रॉपर्टी होता है वो अलग होता है, एक यूवी और एक एक्वॉस। और जैसे मैंने एक बताया था, जब प्रिंटिंग मशीन में दो तरीके के लैंप्स होते हैं उसको क्योर क्योर करने के लिए, हाँ एक सर हेलो।
तो एक मैंने जो मशीन में बताया था कि एक एक्वॉस वार्निश को सुखाने का लैंप होता है और एक यूवी को, दोनों मटेरियल अलग अलग प्रॉपर्टी के बने हुए होते हैं, इसलिए उनको सुखाने के लिए अलग होता है। ठीक है, तो जो यूवी होते हैं ना उसमें भी दो होते हैं, एक ग्लॉस होता है और एक मैट होता है। वार्निश में भी एक ग्लॉस होता है, मैट होता है। ठीक है, तो अलग अलग नाम दे हैं, किसी कई जैसे प्रॉपर्टी होती है ना वैसे नाम दे दिया, किसी ने प्राइमर बोल दिया उसको, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, पर है वो एक तरह से सरफेस को कोट करने के लिए। ठीक है, यूवी भी दो तरीके के होते हैं। तो ड्रिप ऑफ जो होता है ना एक तरीके से एक टेक्निक नई उसको लुक एंड फील देने के लिए ले आए, जिसमें दो ग्लॉस और मैट, दो तरीके के केमिकल को मिक्स करके जब भी उस पर ट्रांसफर किया जाता है तो रिएक्शन से फटने लगता है दूध की तरह। तो फट गया और वो मतलब आपके जो पेपर है उसकी लेयर बन गई। ओके, उसके ऊपर आ गया और उसको सुखा दिया तो वैसा का वैसा रह गया। तो वो टेक्सचर जैसा जो रहता है ना, दाने दाने जैसा, वो इस तरीके से उस पे ट्रांसफर हो जाता है, जिसको बोलते हैं ड्रिप ऑफ। ड्रिप। आप कभी हॉस्पिटलाइज हुए होंगे, मैं नहीं कह रहा कि कभी फ्यूचर में आप होंगे, तो कभी आपको आपने डॉक्टर को सुना होगा ड्रिप चढ़ा दो, ड्रिप चढ़ा दो, सुना ना, इसको ड्रिप चढ़ा दो, तो तो दैट इज ड्रिप तो कॉल्ड चढ़ी है ड्रिप। ना, सभी को चाहिए। हाँ चढ़ी है ना, तो बस आप उससे रिलेट करो ड्रिप। ठीक है, तो उसको ड्रिप ऑफ, जैसे मैंने कहा था कि हाँ हाँ। सेट ऑफ करना, जैसे सेट ऑफ मतलब कोई भी चीज को किसी भी सबस्ट्रेट पे ट्रांसफर करना, तो वो जो ड्रिप है, जैसे दाने दाने जैसे डिप 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 करके जो ड्रिप होता है ना, इस तरीके से वो ड्रिप ऑफ हो गया। ठीक है, तो आप आपको है ना चीजें मैं विजुलाइज इसलिए करवा रहा हूँ, स्लो इसलिए जा रहा हूँ कि आपके थोड़े बेसिक क्लियर हो गए ना, फिर ईआरपी पे तो एकदम एक दिन में आपको फंक्शन सिखा दिए एंड डन। क्लियर। तो आप, क्योंकि मैं देखो आपको है ना रोज प्रिंटिंग प्रेस में नहीं लेके जा सकता, लेकिन वो प्रिंटिंग प्रेस में होता क्या है, कैसे चीजें होती है, क्या मटेरियल बनता है, हमारे पास में क्या है, एंड मटेरियल आता है कि चलो ये बॉक्स आ गया, लेकिन उस बॉक्स में ड्रीप क्या होता है, वार्निश क्या हुआ, लेमिनेशन क्या हुआ, कई लोगों को नहीं पता चलता लेमिनेशन किया हो या क्या, तो वो फाड़ देते हैं, अगर वो पन्नी निकल रही है तो लेमिनेशन है वरना वार्निश है। करेक्ट। ऐसे हवा में, मतलब आपने आपके नोटबुक की फिल्म को तो उड़ाया ही होगा कभी निकाल के, फिर उसको धक्का मार मार के 1 घंटे की मेहनत के बाद में वो ऐसे उड़ती है और फिर वापस नहीं आती। करेक्ट। तो आपका ना रियल लाइफ से वो कनेक्ट करूंगा तो आपको याद रहेगा कि हाँ ड्रीप ये होता है, ये होता है, इलेमिनेशन होता है, इसका यूज ये होता है। तो ये जितने भी, ये जो होती है ना जो फिल्म की कोटिंग, या मतलब फिल्म लगा दिया या वार्निश कर दिया, तो इसका दो पर्पस है, एक लुक एंड फील बढ़ाने के लिए और दूसरा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर मैं प्रिंटेड कोई मटेरियल है और उसको कहीं पे भी लेके जा रहा हूँ, वो लोडिंग अनलोडिंग में जैसे कहीं घिस गया, खराब हो गया, है ना, कई बार हम लोग देखो, आप स्पेशली गर्ल्स के लिए है ना ये ज्यादा को ना आप कनेक्ट करोगे, आप जो कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं, आप कॉस्मेटिक्स जो खरीदते हैं तो दो आइटम अगर मैं एक नॉर्मल आपको दे दिया और एक अच्छी पैकेजिंग में दे दिया ना, तो वो उसका जो वैल्यू है ना 5 गुना 10 गुना बढ़ा देते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें होती लोकल है, लेकिन उसका लुक एंड फील इतना अच्छा, प्रेजेंटेशन इतना अच्छा दिया किया हुआ होता है कि हमें लगता है कि रियल ब्रांड यही है। करेक्ट। उसका मतलब होता है ना कि लुक एंड फील ही अच्छा कर दिया। तो जितनी भी ये कॉस्मेटिक्स चीजें की जाती है ना, कॉस्मेटिक से मतलब ये जो इम्प्रोवाइजेशन किया जाता है, प्रिंटिंग के बाद में दे सकते थे ना, लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर प्रिंटिंग थोड़ी बहुत भी घिसी हुई आ जाए, तो हमें क्या लगता है ये तो पुराना मटेरियल दे रहे हो आप। शॉप पे अगर कोई घी का डब्बा थोड़ा दब गया ना, उसको भी ऐसा लगता है यार भैया क्या दूसरा दो ना, पुराना ही है तो। करेक्ट। होता है ना ऐसा। आपका बॉक्स अगर थोड़ा सा कहीं से घिस गया है तो हमें क्या लगता है, भले कल आया हो, वो कल की मैन्युफैक्चरिंग का हो, लेकिन घिसा हुआ है, क्या करेंगे, नहीं है तो पुराना दे दिया। समझे आप। तो ये थोड़ा सा जो बायर रहता है ना उसकी साइकोलॉजी ऐसी ना हो कि नहीं ये पुराना दे दिया वो दे दिया, उस चीज तक को ध्यान रखते हैं। आप इमेजिन कीजिए आप तक जो एंड जो फाइनल आता है ना, तो उसके पीछे बहुत एफर्ट्स लगते हैं, तब जाके वो मतलब हमारी जो परचेजिंग साइकोलॉजी रहती है उसको हिट करता है कि नहीं नहीं ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। दो कंटेंट है, हम दो कंटेंट में मतलब दो प्रोडक्ट, दो सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट, एक अच्छे पैकेजिंग में, एक नॉर्मल ऐसे ही दे दिया, आप अच्छी पैकेजिंग वाले को सबसे पहले उठाओगे, नहीं ये अच्छा लग रहा है।
इसीलिए उस पे जो सारे है ना, ये सारे इम्प्रोवाइजेशन किए जाते हैं कि इसमें कोटिंग करो ना, इसमें ये करो ना, इसमें फॉइल करो, यू नो। कल हम थोड़ा फॉइल और उसके बारे में पढ़ेंगे।